नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से मैं श्री राम यादव लगातार भारत का भूगोल का जो परिचय चल रहा था उसकी क्लास से आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अभी भारत के परिचय में आपके जो क्लासें हो चुके हैं उनसे आगे हम बातें करते हैं। जैसे कल हमने बात की थी भारत की स्थिति, विस्तार, अक्षांश और देशांतरी परिचय। तो जैसे हमने बातें की थी अंत में अक्षांश और देशांतर, तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार भारत का हमने कर लिया था, जिसमें बातें की थी अक्षांश और देशांतरी विस्तार। अक्षांश देशांतरी विस्तार की बात की थी, जिसमें अक्षांश विस्तार जो भारत का प्रारंभ होता है उत्तरी गोलार्ध में ये 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, ये भारत का अक्षांश विस्तार है। उसके पश्चात देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार जो भारत का पूर्वी गोलार्ध में, तो उसमें प्रारंभ किया था 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये अरुणाचल प्रदेश तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार। इसके अलावा बातें की थी हमने भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार का भाग है उसका अक्षांश विस्तार। तो वहाँ पर अक्षांश विस्तार हमने पढ़ा था 6 डिग्री 45 मिनट से। यहाँ से भारत का अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है जो अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पारासन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट से प्रारंभ होता है, और उत्तर में ये जाता है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इंदिरा कॉल की स्थिति आती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर, जिसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में, इसका अक्षांश विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट और इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री 45 मिनट। इसके अलावा बातें की थी हमने गुजरात में। तो गुजरात में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का वो है सर क्रिक। गुजरात से जो देशांतरी विस्तार प्रारंभ होगा वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट से, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में वालांगू का जो देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। उसी प्रकार यहाँ पर तमिलनाडु में जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी के पास में, उसको बोलेंगे कैप केमोरिन, कन्याकुमारी। कैप केमोरिन कन्याकुमारी, वहाँ का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। इसके अलावा हमने बातें की थी कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है, इनकी स्थिति पर चर्चा की थी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमने बातें की थी 5 राज्य उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तक गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा या प्रधान यमोत्तर रेखा है। तो इनकी स्थिति जैसे बातें की थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर ओडिशा के अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से निर्धारित की गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के अलावा इसको श्रीलंका की मानक समय रेखा भी कहा जाता है।
यानी कि श्रीलंका की मानक समय रेखा है। जैसे आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार भारत में श्रीलंका की मानक समय रेखा मानी गई है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके पश्चात कर्क रेखा की स्थिति, तो कर्क रेखा की स्थिति भारत के कुल 8 राज्यों से, और यह कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से जाती है, और भारत के इसमें कुल राज्यों की स्थिति आती है 8 राज्यों की स्थिति के बारे में आपको पता है। जैसे हमने बातें की थी कि इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है गुजरात में इसका प्रारंभ, उसके पश्चात राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के पश्चात ये मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पश्चात झारखंड, इसके अलावा त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, उसके पश्चात मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की स्थिति का क्वेश्चन आता है कि कुल कितने राज्यों से जाती है, कौन से राज्य इसमें सर्वाधिक लंबाई है, कौन से में सबसे न्यूनतम है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, मुख्य अक्षांश रेखाओं में इनकी गिनती होती है। तो इस प्रकार भारत की अक्षांश से देशांतर स्थिति, इसके अलावा भारत के जो द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार। तो एक बार इनका अक्षांश और देशांतर विस्तार का परिचय देखते हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो बात करें मैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की स्थिति है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य लक्षद्वीप का विस्तार होता है। अक्षांश से विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार के नाम से, और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप। तो इनका जो अक्षांश विस्तार की हम बातें कर रहे थे 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा इनका देशांतर विस्तार है 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर विस्तार 71 डिग्री 74 डिग्री 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या में सबसे छोटा और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। उसके पश्चात बात करें अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इनका जो अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है, जैसे बातें की थी हमने 6 डिग्री 45 मिनट से, जहां पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, और 6 डिग्री से लेकर ये उत्तरी गोलार्ध में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। इनका देशांतरी विस्तार 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान में बड़े द्वीपों की संख्या कुल 3 बड़े द्वीप आते हैं इनमें। उसके पश्चात यहाँ पर आते हैं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का अक्षांश विस्तार हो गया है 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार है 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा अलग होते। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसको किससे अलग करती है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है, बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है। उसी प्रकार बात करें
यहाँ पर जैसे अरब सागर में एक तो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसके अलावा 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये किन को किससे अलग करते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे मैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है भारत के मिनिकॉय द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप की स्थिति है अरब सागर में। तो अरब सागर में स्थित मिनिकॉय द्वीप और एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र, जैसे आपको पता है एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है मालदीव। तो मालदीव की स्थिति है अरब सागर में एक द्वीप समूह के रूप में स्थित है मालदीव। तो मालदीव और लक्षद्वीप कौन सी अक्षांश रेखा के द्वारा अलग होते हैं? तो यहां पर है मालदीव, और लक्षद्वीप का पार्ट यहां पर है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप और यहां पर स्थित है मालदीव। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करने वाली अक्षांश रेखा है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। उसके पश्चात बात करें यहां पर लक्षद्वीप और यहां पर मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों को अलग करने वाली अक्षांश रेखा है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसको किससे अलग करती है? तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है। इसके अलावा 8 डिग्री की बातें की, 8 डिग्री मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करती है। उसके पश्चात बात करें 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से द्वीप समूह को 2 भागों में बांटती है? तो ये 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। इसके अलावा 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है, और 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ पर है मिनिकॉय द्वीप व मालदीव को अलग करती है। इसके अलावा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा निकोबार द्वीप समूह व अंडमान द्वीप समूह को अलग करती है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के रण में जो विवादित रेखा है अक्षांश में वो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन से 2 राष्ट्रों के मध्य विवादित है? तो उसमें आता भारत व पाकिस्तान। पाकिस्तान के अनुसार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कच्छ के रण में भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है, परंतु भारत इसको अवैध मानता है, अस्वीकार करते हैं। उसी प्रकार बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन बनता है, जैसे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसके अलावा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। यहाँ पर बात करें 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन के मध्य सीमा बनाती है? तो यह बनाती है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा। इनके मध्य कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करती? तो वह 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा बात करें 38 डिग्री, तो 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है एशिया में स्थित 2 राष्ट्र हैं, एक तो उत्तरी कोरिया इसके अलावा एक है दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य जो सीमा बनाती है वो है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वियतनाम की स्थिति है एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया का राष्ट्र है। तो वियतनाम को 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा, तो इसका नाम है 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश रेखाओं से, जिसमें हमने शुरुआत की थी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। बात के
निकोबार व अंडमान को अलग करती है, 8 डिग्री अलग करती है मिनिकॉय द्वीप व मालदीव को, 9 डिग्री अलग करती है मिनिकॉय द्वीप व लक्षद्वीप। इसके अलावा 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरात से गुजरती है, जो गुजरात के कच्छ के रण में पाकिस्तान के द्वारा निर्धारित की गई सीमा है, परंतु भारत इसको अस्वीकार करता है। तो इस प्रकार जैसे हमने बातें की द्वीपों का अक्षांश विस्तार व देशांतरी विस्तार, भारत का अक्षांश विस्तार व देशांतरी विस्तार, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब तक के परिचय में हमने भारत की सीमाओं का परिचय पढ़ा है, अक्षांश देशांतरीय स्थिति। अब बात करें भारत की लंबाई व चौड़ाई का विस्तार। तो भारत की लंबाई व चौड़ाई, भारत उत्तर से दक्षिण की ओर कितना लंबा है, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना चौड़ा है। दोस्तों बात करें भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है कुल 3214 किलोमीटर। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर उत्तरी बिंदु, और यहां पर है दक्षिणी बिंदु। इसके अलावा बात करें ये पश्चिमी बिंदु और ये पूर्वी बिंदु। तो पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है। लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई हो गई 2933 किलोमीटर। इस प्रकार भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण का, पश्चिम से पूर्व का। तो सामान्य परिचय में अक्षांश से देशांतरी विस्तार का जो परिचय था, लंबाई चौड़ाई का परिचय था, ये आपका समाप्त होता है। अब बात करते हैं मैं आगे की। तो भारत के जो पड़ोसी देश जैसे हमने पढ़े थे, समुद्री पड़ोसी देश, उनके मध्य स्थित जो जल संधि हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो भारत का जो सबसे निकटतम पड़ोसी देश जैसे बताया था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है तथा मुख्य भूमि के सर्वाधिक निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका नारियल की आकृति का राष्ट्र है। भारत श्रीलंका से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है तथा राम सेतु पुल के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे श्रीलंका, यहां पर श्रीलंका की स्थिति है। श्रीलंका व भारत के मध्य जो यहां पर एक पुल दिखाई देता है, लकीर सी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं राम सेतु। राम सेतु की जो स्थिति है वो तमिलनाडु में एक स्थान है रामेश्वरम। रामेश्वरम नामक यहाँ पर एक रामेश्वरम में यहाँ पर जिला है और स्थान का नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका का जो स्थान है तेलियामन्नार। तेलियामन्नार तेलियामन्नार श्रीलंका का है और धनुषकोडी कस्बा तमिलनाडु में, जिला रामेश्वरम। यहाँ से लेकर श्रीलंका के मध्य लगभग 32 किलोमीटर लंबा ये प्राकृतिक पुल, जिसे वर्तमान प्रवाल भित्ति का रूप माना जाता है, परंतु भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि इस पुल का निर्माण भगवान राम के द्वारा व उनके सैनिकों द्वारा करवाया गया। तो इस पुल की लंबाई 32 किलोमीटर, वर्तमान में ये जलमग्न हो चुका है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं।
तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामों में कि पाक जल संधि किसको किससे अलग करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जल संधियों की। जल संधि किसे कहती है? तो जल संधि दो स्थलीय भागों को अलग करने वाली, एक दरार के भांति, और दो जलीय भागों को जोड़ने वाली होती है। तो जैसे बात करें विश्व की सबसे लंबी जल संधि बेरिंग जल संधि जो प्रशांत महासागर में स्थित है। उसी प्रकार बात करें भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है इसे नाम दिया गया है पाक जल संधि। पाक जल संधि। उसी प्रकार यहाँ पर अंडमान निकोबार में बात करें तो अंडमान दो जो द्वीप समूह है इनमें दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इन दोनों के मध्य जो जल संधि बनती है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो जल संधि बनती है उसको बोलते हैं डंकन चैनल। डंकन चैनल। डंकन चैनल किसको किससे अलग करता है? तो यहां पर है दक्षिणी अंडमान और ये बनता है लघु अंडमान। किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये अलग होते हैं डंकन चैनल के द्वारा। उसी प्रकार बात करें यहां पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की स्थिति है बंगाल की खाड़ी से आगे, तो यहाँ पर इंडोनेशिया और यहाँ पर अंडमान, इन द्वीप समूह के मध्य जो जल संधि बनती है इस जल संधि को नाम दिया गया मलक्का। व्यापार के लिए प्रसिद्ध है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि की स्थिति बंगाल की खाड़ी में इंडोनेशिया व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य प्रसिद्ध है व्यापार के लिए। इसके अलावा जल संधियों का महत्व भी एक व्यापारिक महत्व होता है। बातें की विश्व में सबसे लंबी जल संधि, सबसे बड़ी जल संधि, इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैक्सिको की जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है और सबसे लंबी जल संधि बताई वो बेरिंग है। मैक्सिको अटलांटिक महासागर में और बेरिंग जल संधि का विस्तार प्रशांत महासागर में आता है। तो इस प्रकार ये भारत का परिचय आपका बेसिक परिचय था, ये आपका समाप्त होता है। भारत के परिचय के पश्चात बात करेंगे हम, अगला जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा भारत के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों पर हम चर्चाएं करेंगे विधिवत, और भौतिक प्रदेशों के जो अध्ययन करेंगे कितने क्षेत्र में भारत को बांटा गया है, कौन कौन से क्षेत्र का क्या महत्व है, कौन से क्षेत्र की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, कौन से स्थान पे हुई, किसका अवशेष है। तो इस प्रकार भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले बातें करें हम भौतिक प्रदेशों की, तो भारत को कुल 5 बड़े भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। 5 बड़े भौतिक प्रदेश भारत के जो बांटे गए हैं, इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला व विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे ऊंची हिमालय, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो एंडीज है। उसके पश्चात विश्व की दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी। रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो हिमालय को हमें भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोल सकते हैं। तो हिमालय की स्थिति उत्तर पूर्व में भारत का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश। तो इस प्रकार यहां पर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश,
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के पश्चात बातें करें तो यहां पर आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान के पश्चात बात करें तो जो अगला भौतिक प्रदेश बनेगा वह आएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति भारत के प्रायद्वीप में, और प्रायद्वीप किसे कहते हैं तो याद रखना, तीन और जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा द्वीप चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहां पर है प्रायद्वीपीय पठार। उसके पश्चात बात करें तो यहां पर जो क्षेत्र बन रहे हैं ये भारत के तटीय मैदान कहलाएंगे, जिसमें पहले बातें की थी पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। इस प्रकार तटीय मैदान 4 नंबर का भौतिक प्रदेश होगा। तो अब तक 4 भौतिक प्रदेश देखे हम। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा है, पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। उससे आगे बात करें तो द्वीप समूह है। द्वीप समूह की जैसे हमने चर्चा की है, भारत में जो द्वीप हैं, अरब सागर के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ये भारत का 5वां भौतिक प्रदेश है। तो यहाँ पर जो द्वीप समूह आते हैं वो अरब सागर में, और यहाँ के द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी के। अरब सागर के द्वीप समूह को नाम देंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार भारत को सामान्यतः कुल 5 बड़े भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठार, वह सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार। सबसे छोटे भौतिक प्रदेश में बात करें तो आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह भारत के सबसे छोटे भौतिक प्रदेश। तो इस प्रकार भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा होगा प्रायद्वीपीय पठार। बात करें अकेले पठार की, पठार भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पे स्थित है, मैदान कितने पे हैं, पर्वत कितने पे हैं, पहाड़ी कितने पे हैं। तो इनमें सर्वाधिक क्षेत्र पे आता है मैदान, क्योंकि मैदानों का क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान, इसके अलावा तटीय क्षेत्रों पर, इसके अलावा पठारी क्षेत्र पर नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर मैदान स्थित है, तो इसमें बात करें कुल मैदानों का परसेंट है 43.2%। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे विस्तृत है, तो इनमें आते हैं मैदान। मैदान कुल 43.2% भाग पे स्थित है। इसके अलावा फिर बात करें पठार, कुल पठारों का जो परसेंट है वो है 27.7%। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार स्थित है, तो पठार स्थित है 27.7% पे। उसके पश्चात बात करें पहाड़ी, भारत के लगभग 18.5% भाग पर पहाड़ियां स्थित। इसके अलावा पर्वत, भारत के लगभग 10.6% भाग पर पर्वत स्थित है। तो इस प्रकार कुल पठार
27.7 पे, मैदान 43.2% पे। इसके अलावा पहाड़ी 18.5% पे और पर्वत 10.6% भाग पे स्थित है। तो इनमें बात करें भौतिक प्रदेशों में, 5 बड़े भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना गया है प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो पठार कितने पे है, मात्र 27.7, परंतु मैदानों का जो क्षेत्रफल जोड़ा गया है उसमें उत्तर का विशाल मैदान भी आता है। इसके अलावा तटीय मैदान, इनको मैदानों में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली नदियां, जिसमें गोदावरी महत्वपूर्ण नदी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इधर नर्मदा, ताप्ती, इन सभी नदियों के मैदानों को भी मैदानों के परसेंट पे कुल योग किया गया। तो मैदानों का जो क्षेत्र है वो बनता है इस प्रकार 43.2%। विवादित क्वेश्चन भी रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चन डाले भी गए हैं। क्वेश्चन RS प्री 2015 में पूछा गया था, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि भारत निम्न में से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन थे जैसे दिया था, एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उसमें था प्रायद्वीपीय पठार, तीसरे नंबर का ऑप्शन था वो था केवल मैदान, और 4 पे था तटीय प्रदेश। अब उसमें शर्त ये नहीं डाली गई थी कि मैदानों में केवल मैदान रखा गया था, ना कि उत्तर का विशाल है मैदान। तो उसका आंसर जो माना गया था वो मैदान, क्योंकि उसमें मैदानों में उत्तर का विशाल मैदान भी जोड़ शामिल किया गया, तटीय मैदान भी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के मैदान। तो उसका जो आंसर था वो सबसे बड़ा क्षेत्र था मैदान, और मैदान कितने पे 43.2%। यदि क्वेश्चन सीधा सीधा डाला जाए कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ऑप्शन डाल दें जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, तो इनमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 5। उससे आगे बात करें हम, भारत का जो भौतिक प्रदेश है उनका जो हम अध्ययन करेंगे, एक एक भौतिक प्रदेश का क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताएं, इसके अलावा उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति। तो भौतिक प्रदेशों की जो उत्पत्ति हुई है, वर्तमान जो भारत का स्वरूप है, वो अनेक कालों में व अनेक चरणों में अनेक स्थलखंडों से मिलकर बना है। जैसे आपने पढ़ा है कि भारत के जो भौतिक प्रदेश के अवशेष माने जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत का जो भाग है वो किसका अवशेष है। इसके अलावा उत्तर का विशाल मैदान किसका अवशेष है, प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है, तटीय मैदान किसका अवशेष है, तटीय मैदान किसका अवशेष है। तो जो भौतिक प्रदेशों का कालक्रम है, उनका ऐतिहासिक परिचय है, उस परिचय को या भारत का जो भूगर्भीय परिचय से हम बोल सकते हैं, इस परिचय का अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।